हाय फ्रेंड्स, टीएफ नॉलेज चैनल के करंट अफेयर्स अगस्त 2020 पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड से, यानी कि OSOWOG से। मतलब एक सूरज, एक पृथ्वी और एक ग्रिड। यहाँ ग्रिड मतलब इलेक्ट्रिक ग्रिड के बारे में बात हो रही है। मतलब हर देश का एक इलेक्ट्रिक ग्रिड होता है। अगर सभी देशों को जोड़ दिया जाए, और आपको पता है कि सूरज आज हमारे यहाँ पर नहीं है तो दूसरे देश में तो हो गई। मतलब हमारे यहाँ रात हो गई तो दूसरे देशों में जो हमसे दूर हैं, हमारे अपोजिट हैं पृथ्वी में, उन पर धूप रहेगी, यानी कि वहाँ पर सोलर पैनल काम करते रहेंगे। तो वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको हम अपने देश में ला सकते हैं। तो ये हमारे भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया है और उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है कि 140 देशों का एक कॉमन ग्रिड होना चाहिए। दोस्तों, क्या होता है, इलेक्ट्रिक ग्रिड का विकास इस तरह से हुआ है कि भारत में भी पहले 4-5 ग्रिड थे अलग अलग एरिया के। मतलब नॉर्थ का अलग था, साउथ का अलग था, वेस्ट का अलग था, ईस्ट का अलग था, नॉर्थ ईस्ट का अलग था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ग्रिड में स्टेबिलिटी लाने के लिए, क्योंकि पावर प्लांट्स अलग अलग जगह पे होते हैं, कुछ जगह पे पावर प्लांट्स बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस होता है, कुछ जगह पे डिफिसिट होता है, मतलब वहाँ पावर प्लांट्स होते ही नहीं है। तो जो जैसे कि कोयला वाला एरिया है, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट होती है, लेकिन इनकी डिमांड तो कम है। राजस्थान में कोयला नहीं है तो वहाँ पर कम जनरेशन होगा। तो क्या होता है कि पावर को ट्रांसमिट करने के लिए एक ग्रिड फॉर्म किया जाता है, जिससे कि आपको 24/7 अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारा MNRE है, मतलब मिनिस्ट्री है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, उन्होंने ये मसौदा तैयार किया है, ड्राफ्ट तैयार किया है कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यानी कि सन कभी भी डूबता नहीं है। मतलब पृथ्वी पर हमेशा सन रहता है, चाहे हमारे देश में नहीं हो तो दूसरे देश में रहता है। तो वहाँ पर सोलर पैनल लगाए जाए, ये और उसको दूसरे देशों तक बिजली को पहुँचाया जाए। हालांकि ये बहुत टफ है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, देशों के रिलेशंस भी इसमें आते हैं। मान लो बीच में किसी की लड़ाई होगी, जैसे कि भारत चाइना की लड़ाई होगी और चाइना ने बंद कर दिया, या किसी दूसरे देश की लड़ाई हो गई, उन्होंने बंद कर दिया उस ट्रांसमिशन लाइन, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन वो अलग उसका बनेगा। और इसमें क्या होगा कि एक ट्रांस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड की स्थापना होगी। जैसे कि पूरे देश का एक ग्रिड होता है, ऐसे ही 140 देशों का एक ही ग्रिड रहेगा, आपस में जोड़ दिया जाएगा उनके वायर्स को, मतलब जो कंडक्टर होते हैं ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू एक देश को दूसरे देश से जोड़ दिया जाएगा। और मेरा मानना है कि इससे लोग देशों के बीच में जो दूरियां हैं या जो विरोधाभास होते हैं वो भी कम होने के चांस है, क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंडेंसी बढ़ेगी। और दोस्तों, आपको सोलर से रिलेटेड एक संस्था है ISA, मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और 2015 में पेरिस, फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है इस अगर ये ठीक से इम्प्लीमेंट हुआ, ये जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का जो ये संकल्प है या परिकल्पना है, अगर ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ तो ये ISA जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है इसमें। दूसरे नंबर पे दोस्तों बात करेंगे अमृत योजना की। अमृत योजना का फुल फॉर्म होता है दोस्तों अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कायाकल्प या जीर्णोद्धार और शहरी परिवर्तन। तो ये योजना क्या है दोस्तों, 500 शहरों में जलापूर्ति या सीवरेज का जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, उससे रिलेटेड है। मतलब 500 सिटीज जो है इसमें नॉमिनेटेड हैं, और उनमें बेहतरीन जलापूर्ति, सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, वो सब को बेहतर बनाने के लिए अमृत योजना की शुरुआत की गई थी। और इस योजना में सबसे अच्छा जो काम हुआ है दोस्तों, वो तमिलनाडु ने किया है। तो तमिलनाडु में इसमें सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है और सबसे अच्छा काम किया है अमृत योजना के तहत। तीसरे नंबर पे दोस्तों बात करेंगे MS धोनी की। पूर्वी भारतीय क्रिकेटर रहे हैं और कप्तान भी रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि संन्यास ले लिया है, मतलब ये अभी भारत की तरफ से नहीं खेलेंगे कोई भी फॉर्मेट में। और ये बहुत ही अच्छे कप्तान रहे, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे थे और बहुत अच्छे फिनिशर माने जाते थे, कि कोई भी हारते हुए मैच को भी जिताने में ये बहुत बढ़िया योगदान देते थे। और बहुत ही
क्विक थे, बहुत रनिंग बहुत फास्ट करते थे और मेरे भी पसंदीदा प्लेयर्स में से एक हैं। और इन्हीं के फ्रेंड जो सुरेश रैना है, साथ में रहते थे ये लोग, तो उन्होंने भी संन्यास ले लिया है। तो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने बहुत अच्छे अच्छे खिताब हासिल किए हैं, जैसे कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 जीता, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2013 जीता था। तो बहुत सारे ऐसे इनके नाम पर रिकॉर्ड भी हैं और ये बहुत अच्छे कप्तान रहे हैं भारतीय टीम के। चौथे नंबर पे दोस्तों बात करेंगे शौर्य केजीसी कार्ड की। केजीसी मतलब किसान गोल्ड क्रेडिट। जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड होता है, केसीसी कार्ड होता है, वैसे ही शस्त्र बलों मतलब आर्म्ड फोर्सेस जो होते हैं हमारे देश के, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके लिए एचडीएफसी बैंक ने एक शौर्य केजीसी कार्ड की शुरुआत की है। मतलब ये एचडीएफसी बैंक का इसमें दावा है कि ये बहुत आसान है। जैसे कि केसीसी में बहुत आसानी से लोन मिल जाता है कार्ड के थ्रू, मतलब एक कार्ड दे दिया जाता है, उसमें लोन मिल जाता है किसानों को, और बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे और बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो सेम वही इन्होंने एचडीएफसी बैंक ने किसके लिए किया है, आर्म्ड फोर्सेस के लिए किया है ये कार्ड को लॉन्च, शस्त्र बलों के लिए। 2 लाख से 10 लाख तक का इसमें जीवन बीमा भी दिया जाएगा। और आपको पता है एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, स्थापना 1994 में हुई थी और अभी जो इनके सीईओ हैं वो आदित्य पुरी हैं। चौथे नंबर पे 5वें नंबर पे दोस्तों बात करता हूँ वापस से लुइस हैमिल्टन की। पिछले वीडियो में भी मैंने किया था, मर्सिडीज के जो ड्राइवर हैं ब्रिटेन के, लुइस हैमिल्टन, उन्होंने स्पेनिश ग्राप्री मतलब स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2020 भी जीत लिया है। तो दोस्तों इस बार लुइस हैमिल्टन बहुत ज़्यादा खिताब जीत रहे हैं। उन्होंने पहले ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स भी जीता था, जो मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था। साथ में उन्होंने अभी बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स भी जीत लिया है और स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स भी जीत लिया है। तो लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ग्रेट ब्रिटेन से आते हैं। दोस्तों छठे नंबर पे बात करूंगा येलो चेन के बारे में। अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, तो दोस्तों ये है एक एकीकृत इको कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में ये नागालैंड सरकार की पहल है दोस्तों। इसमें क्या होगा कि येलो चेन के तहत एक ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत। इसमें क्या होगा कि विक्रेता और खरीदार दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आकर के आपस में उत्पादों को बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। तो या कोई सर्विस प्रोवाइडर है या कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल आदमी है जो अपने आइडियाज़ को बेचना चाहता है और कुछ लोग हैं जो खरीदना चाहते हैं, तो इसमें खुद से रजिस्टर्ड करो और अपने उत्पादों को या अपना जो कौशल है, अपनी जो काबिलियत है, उसको आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो। तो नागालैंड गवर्नमेंट की ये स्कीम है दोस्तों येलो चेन। तो येलो चेन क्या है, एक इंटीग्रेटेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और जो कि नागालैंड ने शुरू किया है, जो क्या करता है विक्रेताओं और खरीदारों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। नागालैंड के जो मुख्यमंत्री है दोस्तों, वो आपके लिए जानकारी के लिए बता देता हूँ, नेफ्यू रियो है। दोस्तों 7वें नंबर पे बात करूंगा एयर बबल एग्रीमेंट की। तो बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है एयर बबल एग्रीमेंट। तो इसका रिलेशन है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से, मतलब जो उड्डयन मंत्रालय है हमारे देश का, जो हवाई जहाज के मैनेजमेंट को, उड़ानों के को मैनेज करता है, उनका ध्यान रखता है, वो उनका ये एग्रीमेंट है एयर बबल एग्रीमेंट। ये क्या है दोस्तों कि ये टेम्पररी अरेंजमेंट है 2 कंट्रीज के बीच में, जिसके तहत क्या होता है कि जो कमर्शियल पैसेंजर हैं उनकी जो सर्विस है, जो मतलब कमर्शियल फ्लाइट्स होती हैं, तो फ्लाइट्स को एक अभी क्या है कि कोविड की वजह से सारे सस्पेंडेड है फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स। तो इन्होंने क्या किया है, एयर बबल एग्रीमेंट किया है, एक टेम्पररी मतलब समझौता किया है कि इसके तहत, एयर बबल एग्रीमेंट के तहत क्या करेंगे, एक देश दूसरे देश में अपने फ्लाइट्स को आने देंगे, लैंड होने देंगे, वहाँ से टेक ऑफ होने देंगे, जिससे कि जो फंसे हुए नागरिक हैं या जो जरूरी काम से एक देश से दूसरे देश में ट्रेवल करना चाहते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे से दूसरे देश में जा सके। तो एयर बबल एग्रीमेंट क्या है, टेम्पररी अरेंजमेंट है बिटवीन 2 कंट्रीज
फॉर कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स। ओके, 8वें नंबर पे दोस्तों बात करेंगे फिट इंडिया यूथ क्लब्स के बारे में। फिट इंडिया यूथ क्लब्स, देखो फिट इंडिया आ रहा है, इससे समझ जाओ कि ये खेल से रिलेटेड कुछ ना कुछ है। तो खेल मंत्री जो हमारे हैं किरण रिजिजू, इन्होंने इसका शुभारंभ किया है फिट इंडिया यूथ क्लब का। इसमें क्या है ना कि नागरिकों के बीच में जो फिटनेस है ना, फिटनेस का अवेयरनेस है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये फिट इंडिया यूथ क्लब करके शुरुआत की गई है। 9 नंबर पे बात कर लेता हूं दोस्तों ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पोर्टल की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पोर्टल, इसका नाम रखा गया है स्वास्थ्य। ठीक है, तो स्वास्थ्य करके आएगा कि स्वास्थ्य क्या है, तो स्वास्थ्य है ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पोर्टल, मतलब एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसमें उसका नाम स्वास्थ्य रखा गया है। और उसमें क्या होगा कि जो ट्राइबल लोग हैं, जो आदिवासी या जनजाति लोग हैं, उनके स्वास्थ्य और उनका जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, उसका मतलब ज़्यादातर क्या होता है कि आदिवासी लोगों को ठीक से खाना नहीं मिल पाता है आज के दौर में, क्योंकि पहले तो ये लोग बहुत स्ट्रांग होते थे, अच्छा खाना खाते थे, लेकिन आजकल जो वैश्वीकरण का दौर चल रहा है, इससे इनको भी बहुत मिलावटी चीज़ें खानी पड़ रही है। और गरीबी के कारण या फिर शहर से दूरी होने के कारण इनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है और एक कुपोषण के शिकार हो जाते हैं इनके बच्चे अक्सर। तो उस पर ध्यान रखने के लिए ये पोर्टल बनाया गया है, स्वास्थ्य नामक पोर्टल। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का पहल है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ये पोर्टल बनाया है और वहाँ पर क्या किया जाएगा, ट्राइबल्स की हेल्थ और न्यूट्रिशन का पता लगाया जाएगा। और इसमें एक न्यूज़ लेटर भी जारी किया जाएगा, उसका नाम है दोस्तों आलेख। तो आलेख और स्वास्थ्य याद रखिए, स्वास्थ्य एक ट्राइबल हेल्थ न्यूट्रिशन पोर्टल है और आलेख एक न्यूज लेटर है, किसका, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का। तो इसमें क्या होगा कि जो नॉलेज है उसका प्रबंधन किया जाएगा, हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितना भी ज्ञान है, जितने भी पेपर्स लिखे जा रहे हैं या आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, तो उनका एक प्रबंधन, मतलब वो एक जगह पे मिल जाएगा आपको। आलेख नाम की एक जो ई न्यूज़ लेटर है, ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की वेबसाइट पे आपको ये जाके पता चल जाएगा। और ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है, अर्जुन मुंडा है। ठीक है दोस्तों, और साथ में ही इसमें जो ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पोर्टल है, उसमें आपको तरह तरह के जो अनुसंधान हो रहे हैं, उनके जो अध्ययन है, उनके बारे में पता चल जाएगा। नई नवीन प्रथाएं जो इन ट्राइबल्स में पैदा हो रही है, या जो बहुत ही सर्वोत्तम प्रथाएं हैं, मतलब बहुत अच्छी प्रथाएं जो ट्राइबल्स में हैं और उनको और लोग भी अडॉप्ट कर सकते हैं, तो उनके बारे में भी ये पोर्टल जानकारी देगा। तो ट्राइबल हेल्थ न्यूट्रिशन पोर्टल क्या हो गया, स्वास्थ्य हो गया, और आलेख क्या है, एक न्यूज लेटर है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का। 10वें नंबर पे दोस्तों बात करेंगे पढ़ाई तुम्हार पारा, पढ़ाई तुहार पारा, पढ़ाई तुहार पारा योजना। ये छत्तीसगढ़ की दोस्तों योजना है और भूपेश बघेल जी ने इसका शुभारंभ किया है। जो छात्र अभी कोविड की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनसे के अध्ययन से संबंधित ये योजना है। थोड़ा सा लैंग्वेज से पता चल जाएगा, पढ़ाई तुहार पारा, तो ये छत्तीसगढ़ी में कुछ है, इसलिए आप थोड़ा सा याद रखिए कि पढ़ाई तुहार पारा जो है वो छत्तीसगढ़ की योजना है और छात्रों से रिलेटेड है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। 11वें नंबर पे बात कर लेंगे दोस्तों अटल सुरंग के बारे में। तो अटल सुरंग जो है वो निर्माणाधीन है अभी हिमाचल प्रदेश में, और ये जो लेह मनाली राजमार्ग है दोस्तों, रोहतांग दर्रा जो है उसके नीचे से बन रहा है। 8.8 किलोमीटर का है, मतलब लगभग 9 किलोमीटर हो गया, 8.8 किलोमीटर, और ये पीर पंजाल रेंज में बन रहा है। मतलब लेह से मनाली जो जाते हैं दोस्तों, वो उसमें एक रोहतांग दर्रा आता है शिलोंग वैली से आगे, तो वहाँ पर ये बन रहा है। 12वें नंबर पे दोस्तों बात कर लेता हूँ वुडन गैलरी के बारे में। दोस्तों वुडन गैलरी फिर से सुर्खियों में, इसके लिए गंगोत्री नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड का, वो चर्चा में, क्योंकि गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में इसको देखा गया है, क्योंकि ये विलुप्त प्राय प्रजाति हो चुकी है इंडिया में वुडन गैलरी। तो ये जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक संस्था है दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये जो संस्था है ये रेड लिस्ट जारी करती है, जो विलुप्त होने वाले होते हैं कोई भी प्रजाति पृथ्वी से, उसके लिए रेड लिस्ट जारी करती है। तो ये वुडन गैलरी जो है वो रेड लिस्ट में है IUCN की में।
तो ये फिर से देखी गई है, इसलिए ये चर्चा में। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान का एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, प्रतापगढ़ राजस्थान। तो वहां पर भी ये उड़न गिलहरी पाई जाती है। तो राजस्थान से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन बनता है कि सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ किसके लिए जाना जाता है? उड़न गिलहरी के लिए जाना जाता है। 13वें नंबर पे दोस्तों बात करता हूं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD जो जिसको बोलते थे, उनका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट एक नाम और बदला है दोस्तों, बनारस रेलवे स्टेशन, मतलब मंडू आडीह रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। मंडू आडीह रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया है? बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की। आपको पता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर हमेशा से टॉप पे रहा है और 4 साल से लगातार सबसे स्वच्छ शहर की गिनती में आया है इंदौर। तो इस बार भी 2020 स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में भी इंदौर सबसे टॉप पर है। उसके बाद में सूरत सेकंड नंबर पे है और नवी मुंबई जो है वो 3rd नंबर पे है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों BSF की। BSF मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल के जो महानिदेशक बने हैं उनका नाम है राकेश अस्थाना। तो राकेश अस्थाना जी बन गए हैं BSF के महानिदेशक। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों पंडित जसराज की। पंडित जसराज कौन है? शास्त्रीय संगीत गायक है दोस्तों पंडित जसराज जी, इनका निधन हो गया है। इनको बहुत ही फेमस थे, ये प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक है पंडित जसराज जी। और 1975 को इनको पद्मश्री मिला, 1987 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला, 1999 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों रोरो फेरी की। रोरो मतलब रोल ऑन रोल ऑफ, मतलब आना जाना। तो मतलब रोल ऑन और रोल ऑफ मतलब एक जैसे कि कोई ट्रेन है या कोई फेरी है, तो कोई भी साधन है, एक दिल्ली से मुंबई जा रहा है मान लीजिए, तो दिल्ली से मुंबई कुछ चीज़ लेके जा रहा है, फिर मुंबई से भी कुछ चीज़ लेके वापस दिल्ली में आ रहा है। तो ऐसा ही केरल, जो केरल से गुजरात और महाराष्ट्र में नारियल और रबर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो दक्षिण रेलवे है उन्होंने ये रोरो करके रेलवे कुछ ट्रेन्स चलाई है रोल ऑन और रोल ऑफ स्कीम के तहत। तो इसका ट्रायल रन किया है, मतलब वो क्या कर रहा है, दक्षिण रेलवे ट्रेन में केरल से गुजरात और महाराष्ट्र में नारियल और रबर भेज रहा है, क्योंकि केरल में नारियल और रबर बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। और उसी सेम ट्रेन से गुजरात से या महाराष्ट्र से केरल में क्या पहुंचा रहा है? पॉलीमर पहुंचा रहा है, कपड़ा पहुंचा रहा है, प्लास्टिक पहुंचा रहा है। तो मतलब ये कितना अच्छा है कि खाली नहीं जा रहा है वापस से। ट्रेन उधर केरल से आएगा, नारियल और रबर लेके महाराष्ट्र और गुजरात में सप्लाई कर देगा, और इधर से जो उत्पादन ज़्यादा होता है, बहुतायत मात्रा में होता है, जैसे कि पॉलीमर, कपड़ा और प्लास्टिक है, उसको केरल में ले जाएगा। 19वें नंबर पे दोस्तों बात करेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। तो 5 खिलाड़ियों को ये दिया गया है दोस्तों इस बार। रोहित शर्मा क्रिकेटर जो है उनको दिया गया है, रानी रामपाल जो हॉकी प्लेयर है उनको दिया गया है, मरियप्पन थंगावेलु जो पैरा एथलीट है, मरियप्पन थंगावेलु, तो उनको भी ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। चौथे खिलाड़ी हैं विनेश फोगाट, कुश्ती में इनको दिया गया है, विनेश फोगाट को कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और 5वें नंबर पे जो है मनिका बत्रा जो TT प्लेयर है, बहुत ही फेमस प्लेयर है टेबल टेनिस की, मनिका बत्रा, उनको भी दिया गया है। नेक्स्ट 20 नंबर पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे की। तो जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे था उसका नाम बदलकर अभी श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे कर दिया गया है। दोस्तों ये जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे है, ये राजस्थान और MP के शहरों को जोड़ता है। 21वें नंबर पर बात कर लेते हैं दोस्तों अफ्रीका जो है वो पूरा अफ्रीका महाद्वीप है पोलियो मुक्त बन गया है, WHO ने ऐसी घोषणा की है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है दोस्तों उन्होंने घोषणा की है कि अफ्रीका महाद्वीप है वो पोलियो से पूर्णतया मुक्त हो चुका है। 22वें नंबर पे दोस्तों बात कर लेंगे लुइस रोडोल्फो एबिंडर कोरोना। मतलब ये नाम है दोस्तों लुइस रोडोल्फो एबिंडर कोरोना। ये क्या बने हैं? राष्ट्रपति बन गए हैं डोमिनियन गणराज्य के, यानी कि डोमिनिक रिपब्लिक जो है, डोमिनिक रिपब्लिक जो है एक कैरेबियन देश है
नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच का जो जगह है उसको कैरेबियन सी बोलते हैं, कैरेबियन रीजन बोलते हैं। तो कैरेबियन देश कौन सा है? डोमिनिक गणराज्य है, डोमिनिक रिपब्लिक, मतलब डीआर बोलते हैं शॉर्ट में। डोमिनिक गणराज्य जो हैं उनके जो राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है लुइस रोडोल्फो एबिंडर कोरोना। तो ये कोरोना से आपको याद रख लेना है क्योंकि कोरोना आजकल सबकी ज़िंदगी बर्बाद किया हुआ है। नेक्स्ट है 23वें नंबर पे दोस्तों, बात कर लेता हूँ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया है दोस्तों। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो एनआरए है, आपने न्यूज में सुना होगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, उसको मंजूरी दे दी है। मतलब क्या किया है कि हर संस्था अपना एक रिक्रूटमेंट एग्जाम करवाता है, भर्ती परीक्षाएं करवाता है। तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बार बार लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है, मतलब अभ्यर्थी जो है, विद्यार्थी जो है, उनको ट्रैवल करना पड़ता है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ता है, फीस भी बार बार देनी पड़ती है, एग्ज़ाम फीस। तो इसलिए उसको मद्देनज़र रखते हुए क्या किया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक एजेंसी बना दी है कि ये एजेंसी ही पूरा एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी और उसी से रिक्रूटमेंट किया जाएगा। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए जो है उसका गठन करने की मंजूरी दे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। 24वें नंबर पे दोस्तों बात करूंगा जार बम के बारे में। मतलब ये हाइड्रोजन बम है और दुनिया का सबसे शक्तिशाली बम है जो रूस के द्वारा विकसित किया गया है। जार बम एक हाइड्रोजन बम है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली है। और जो हिरोशिमा नागासाकी पे जो लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के जो बम गिराए गए थे, न्यूक्लियर बम, उनसे ये 3000 गुना शक्तिशाली है। मतलब सोचो आप, जो हिरोशिमा नागासाकी पे एक छोटे छोटे बम गिराए गए थे वो पूरे शहर को तबाह कर दिए थे, तो उनसे 3000 गुना, मतलब ये छोटे मोटे देश को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। तो जार बम हाइड्रोजन बम है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली है, रूस द्वारा विकसित किया गया है। और रूस की जो परमाणु एजेंसी है दोस्तों उसका नाम है रोसाटोम, रूस की परमाणु एजेंसी है। नेक्स्ट बात करूंगा दोस्तों असम की लोक गायिका अर्चना महंत का। अर्चना महंत जी का निधन हो गया है। ये कौन थी? असम की लोक गायिका थी। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं, लोक गायिका या फिर कोई शास्त्रीय संगीत, इस तरह के। तो अर्चना महंत का निधन हो गया है। लास्ट में बात करूंगा दोस्तों चीन की। चीन ने क्या किया है, डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस हैं, उनकी एक कांस्य प्रतिमा स्थापित करने के लिए, मतलब एक कांस्य मतलब कॉपर की एक स्टेचू स्थापित करने की घोषणा की है चीन ने। तो डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस कौन थे दोस्तों? ये वर्ल्ड वार 2 में भारत की तरफ से चीन की मदद करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इनको चीन भेजा था। बाद में ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से प्रभावित हो गए और वो कम्युनिस्ट पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर ली थी और चीन में काम किया था इन्होंने चीनी लोगों के लिए। तो इसलिए चीन क्या कर रहे हैं, उनके सम्मान में, डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस के सम्मान में एक कांस्य प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थे 15 अगस्त से 30 अगस्त तक के करंट अफेयर्स, और आई होप आपको ये पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा इससे। वीडियो से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।